हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, है ना। आज का ये क्लास 11 का सिलेबस है ना। क्लास 11 पर भी हमने बहुत सारे वीडियो इसके पहले के जो चैप्टर्स उसमें बनाए हैं, सदिश पर बनाए हैं, है ना। उसके साथ साथ जो सदिशों पर पूरा डिटेल, सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है, सदिशों का योग कैसे किया जाता है, और भी विस्थापन, दूरी क्या होता है, चाल और वेग क्या होता है, ये सब पर भी हमने वीडियो बनाया है। गति के समीकरण पर भी वीडियो बनाया है। वो सब वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखिए, क्योंकि वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर है बल, है ना। बल की परिभाषा देखेंगे क्या होता है, बल का फार्मूला हम थोड़ा सा लेट देखेंगे, है ना। और देखेंगे यहाँ पर जड़त्व या इनर्शिया, है ना। तो ये गति के नियम पर आधारित, तो आपका हमारे इस चैनल में सबका स्वागत है ना। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे लाइक और शेयर अवश्य करना। चलिए देखते हैं यहाँ पर बल और जड़त्व। सबसे पहले यहाँ पर गति या मोशन। गति या मोशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। गति मतलब एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास हम इतने सारी वस्तुओं को हम देखते हैं कि वो गतिशील रहती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बहुत सारी वस्तुएं इधर उधर दिन भर गति करते रहते। यदि मार्केट तरफ चले जाएं तो वहाँ पर हमको अनेकों वस्तुएं जो गति करते हुए नजर आएंगी। ठीक है, तो सिंपल हम गति किसको कहेंगे? गति मतलब गति नहीं है, मतलब वो मृत के जैसा है या उसका डेथ हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु गतिशील। सिंपल एक लिविंग जो थिंग्स होता है, जो लिविंग थिंग मतलब जो जीवित वस्तु का एक विशेषता यह भी होती है कि वो गतिशील होता है। जो जीवित प्राणी होते हैं वो गतिशील होते हैं, ये इसकी एक विशेषता भी होती है। तो यहाँ पर गति, है ना, दो चीज देखेंगे यहाँ पर, गति और विराम। विराम को कहते हैं रेस्ट। तो गति की परिभाषा क्या देते हैं? जब किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तित होता है ना। किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तित होता है तो वो गति अवस्था में होता है, और समय के साथ स्थिति परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ये शब्द यहां पर ध्यान रखना। कोई वस्तु का यदि समय के साथ स्थिति परिवर्तित हो रहा है, कुछ देर पहले यहां पर था, समय जैसे जैसे बदल रहा है वो उसका पोजीशन बदलते रहता है ना। जैसे किसी वस्तु को हम साइकिल चलाते हुए या किसी व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं, तो हम अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद और कहीं चला गया, कुछ देर बाद और दूर चला गया, या उधर से कोई ट्रेन आ रही है उसको हम देख रहे हैं, पहले बहुत दूर था पर पास आ गया, फिर हमको क्रॉस करके वो दूर चला गया, ऐसा। तो ये क्या है, उसकी स्थिति है, हर क्षण या लगातार बदल रही है, तो हम कहते हैं कि वो गति अवस्था में। या जैसे पंखा ही चल रहा है हमारे रूम में, तो उस पंखे की जो गति है ना, वो समय के साथ, या उसकी स्थिति है समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो वो गति अवस्था में। जबकि हमारे आसपास बहुत सारी स्थिति, जब हम क्लास में पढ़ते हैं या आप स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं कि क्लास का ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है, वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता नहीं है। जो टेबल है, डोर है, खिड़कियां हैं, दीवार है, ये समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती हैं। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में होती है? विराम अवस्था में। मतलब जो वस्तुएं समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन नहीं करती है उनको क्या कहेंगे? विराम अवस्था में कहेंगे, या वो विराम में कहलाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, रेस्ट और मोशन, है ना, विराम और गति, ये क्लियर यहां पर हो जाता है। और इन दोनों में एक चीज और बात, जो एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखना, गति या विराम सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक या आपेक्षिक भी कहते हैं, रिलेटिव, है ना। गति या विराम है वो हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव होने का मतलब है वो एक दूसरे के सापेक्षिक होता है। जैसे हम किसी वस्तु की यदि गति अवस्था के बारे में बताते हैं, तो किसी वस्तु की गति के बारे में बात करेंगे तो यह कहना पड़ता है कि किसके सापेक्ष गति कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी गति कर रहा है, केवल पृथ्वी गति कर रहा है ये तो सबको पता है, पर किसके सापेक्ष गति कर रहे हैं तब वो क्लियर होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि
पंखा चल रहा है तो पंखा किसके सापेक्ष गति कर रहा है? इस कमरे में जितने भी स्थिर वस्तुएं हैं उन सब स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष वो गति कर रहा है। मतलब कोई भी वस्तु यदि गति कर रहा है तो उसके आसपास जितनी भी स्थिर वस्तुएं हैं उसके सापेक्ष वो गतिशील रहता है। क्लियर है? उसी प्रकार यदि वस्तु विराम या स्थिर अवस्था में है तो वो भी किसके सापेक्ष विराम अवस्था में है ना। इसका जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एक्चुअली क्या होता है, कोई वस्तु किसी के सापेक्ष विराम अवस्था में हो सकता है पर किसी और के सापेक्ष वो गति अवस्था में हो सकता है, इसलिए इसको सापेक्षिक लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो, ये एक है ना, एक ट्रेन वाला एग्जाम्पल बहुत लिया जाता है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन मान लो इधर जा रहा है, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है ना। ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ट्रेन का कोई डिब्बा कोई बोगी है, ये दोनों बैठे हुए हैं। इधर ये बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है ना, ये यहाँ से ऐसे गुजर रहा है। तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष कैसी अवस्था में? स्थिर अवस्था में, है ना, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष उनका पोजीशन है वो बदल नहीं रहा है, जैसा है ऐसे इट इज, उनके बीच की दूरी जितनी है उतनी ही रहेगी, है ना, है ना। ये तो सब सिंपल, केवल ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बस में भी जा रहे हैं तो भी ऐसे ही स्थिति होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, पर ये थर्ड व्यक्ति जो इस स्टेशन में बाहर खड़ा हुआ है वो इस ट्रेन को गुजरता हुआ देख रहा है, तो इनके सापेक्ष मतलब इस व्यक्ति के सापेक्ष एक दोनों कौन से अवस्था में होंगे? गति अवस्था में होंगे। तो इस प्रकार अब हमको क्या लगता है कि पृथ्वी स्थिर है ना। आप सबको भी यही लगता होगा। क्या आप लोगों ने कभी देखा है पृथ्वी गति करते हुए? बिल्कुल नहीं। हमको पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी गति कर रहा है, हमको तो ये लगता है कि सूर्य गति कर रहा है, ठीक है। पर ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गति कर रहा है। तो इसका कारण है कि पृथ्वी गति कर रहा है तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी गति कर रहे हैं। यदि पृथ्वी से ऊपर आकाश से पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी घूमता हुआ दिखेगा, गतिशील भी दिखेगा, साथ साथ हम भी गतिशील नजर आएंगे। तो इस प्रकार कोई वस्तु किसी के सापेक्ष तो स्थिर होता है पर किसी और के सापेक्ष वो गतिशील हो जाता है। इसलिए स्थिति, है ना, विराम अवस्था या गति अवस्था को हमेशा सापेक्षिक बताया जाता है ना, या रिलेटिव या आपेक्षिक बताया जाता है। हम सापेक्षिक कहें, आपेक्षिक कहें या रिलेटिव कहें, मतलब एक ही है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे बल के बारे में कि जैसे गति के लिए यहाँ पर बल की आवश्यकता होती है। कोई वस्तु अपने आप गति नहीं करता है, उस पर फोर्स या बल लगाना पड़ता है ना। आप साइकिल चलाते होंगे या आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं, या एक वस्तु को एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, वहाँ पर अपने आप नहीं जाता है। हम किसी वस्तु को बोलें चलो तो वो चलता नहीं है ना। उस पर हमें अपना प्रयास करना पड़ता है, अपना बल लगाना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं फोर्स, है ना। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए या किसी वस्तु को गति में लाने के लिए हमारे द्वारा किया गया प्रयास ही क्या होता है? बल होता है। तो उस बल की परिभाषा यहाँ पर देखेंगे, है ना। सिंपल, बहुत सारा बल होता है, बल के बहुत सारे प्रकार हैं कि जैसे किसी वस्तु को हम धकेल रहे हैं तो वहाँ पर एक बल लग रहा है, वहाँ पर एक घर्षण बल भी कार्य करता है। तो बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उन सब प्रकारों का डिटेल हम अभी नहीं देखेंगे, हम केवल बल क्या होता है उसको देखेंगे, है ना। बल क्या होता है? एक बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक या इंग्लिश में कहें तो एक्सटर्नल एजेंट, है ना। एजेंट मतलब जो उस कार्य को संपन्न करता है, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति अवस्था या विराम अवस्था, ठीक है, इसकी परिभाषा हम क्या देते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति अवस्था में ला देता है या विराम अवस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है, ठीक है। इसकी परिभाषा को बहुत ध्यान से सुन लो, आप बिल्कुल लिख भी सकते हो इसको। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं यहाँ पर कि बल
वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति अवस्था में ला सकता है, किसी वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है या लाने का प्रयास करता है। मतलब कोई वस्तु विराम है तो उसको गति अवस्था में ला सकता है या उसका प्रयास करेगा, कोई वस्तु गति कर रहा है उसको विराम अवस्था में ला सकता है या उसका प्रयास करेगा, है ना। तो ये बल की परिभाषा हम देते हैं, समझ में आ गया। कभी कभी ऐसे ही मतलब किसी वस्तु की दिशा को भी बदलता है, वस्तु के आकार को परिवर्तित करता है, तो इसकी हम एक व्यापक परिभाषा क्या देते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अवस्था, विराम अवस्था, आकार या दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब आप सोचेंगे कि जैसे वस्तु को गति अवस्था में कैसे लाता है। सिंपल, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, उस पर हमने बल लगाया, वो एक स्थान दूसरे स्थान की ओर चलने लगा, मतलब गति अवस्था में आ गया। कोई वस्तु विराम अवस्था में कैसे है ना, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उधर से कोई गेंद लुढ़कते हुए आ रहा है, कोई फुटबॉल या बॉल है वो लुढ़कते हुए आ रहा है, उसको हमने रोक लिया बल लगाकर, तो कौन सी अवस्था में आ गया, विराम अवस्था में आ गया। दिशा कैसे बदलते हैं, है ना, दिशा कैसे बदल सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर है वो बॉलिंग करता है, इधर बैट्समैन है उसको हिट करता है बैट से, तो उसकी दिशा बदल जाती है, अलग दिशा में चले जाता है। तो ये दिशा बदलना हुआ। आकार को कैसे बदल सकते हैं, बल लगाकर, है ना। तो बल लगाकर आकार को कैसे बदल सकते हैं कि कोई गेंद है सिंपल, जो पिंग पोंग वाली गेंद आती है या हल्का सा रबर वाली गेंद आती है, उसको दबाने से चपट जाता है। गुब्बारा फूला हुआ है, उस पर बल लगाएंगे जैसे उसका आकार क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो हमें एक शब्द यहाँ पर इसमें जोड़ना पड़ता है कि परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हर बार परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि, है ना, मैं कहूँ कि हम बल लगाकर किसी वस्तु को गति अवस्था में ले आए तो ये जरूरी नहीं है। वहां पर बल कितने परिमाण का लगाया गया है। आप बोलोगे एक बस खड़ी हुई है उसको मैं धकेल दूंगा, मैं गति अवस्था में ले आऊंगा, तो संभव नहीं है। या ये दीवार है, दीवार को मैं पुश करूं, उस पर बल लगाऊं, उसको धक्का दूं तो वो गति अवस्था में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक बल के परिमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए अलग अलग परिमाण के बल की आवश्यकता होती है ना। ये भी हम आगे देखेंगे कि कैसे परिमाण बदला जाता है, क्योंकि बल का जब फार्मूला आएगा तो आपको पता चलेगा कि बल किन किन दो कारकों पर निर्भर करता है। बल का परिमाण कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। क्लियर है। तो बल की जब परिभाषा देते हैं तो हमें क्या जोड़ना पड़ता है कि परिवर्तन करने का, मतलब परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, है ना। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ये न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन के नाम पर है, इन्होंने ही न्यूटन के मतलब इन्होंने गति के नियम को बताया था। साथ ही साथ इसका विमी सूत्र ये होता है mL(T-2)। जब फार्मूला आएगा बल का तो वहां पर इसको हम डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये तो हुआ बल की परिभाषा और इसके मात्रक और विमी सूत्र क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इनर्शिया या जड़त्व के बारे में। अब हम देखेंगे जड़त्व के बारे में, है ना। यदि मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी हुई है तो क्या वो अपने आप गति अवस्था में आ जाएगी। आप थोड़ी देर सोच सकते हैं, है ना। आपके क्लासरूम में बहुत सारी वस्तुएं विराम अवस्था में रखी हुई है, टेबल है, आपका बैग है। क्या आपको लगता है कि ये अपने आप गति करने लगे कभी? ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है। ठीक है, या कोई वस्तु मान लो गति करते हुए आ रही है, वो अचानक रुक जाए, ऐसा ये भी नहीं है। मतलब कोई वस्तु अपने आप गति में नहीं आ सकता है, कोई वस्तु अपने आप विराम में नहीं आ सकता है। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी।
क्लियर है? जब तक उसमें बल न लगाया जाए। ठीक है, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसको कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया, है ना। एक बार और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसको कहा जाता है जड़त्व, है ना। इसकी एक और परिभाषा हम देंगे, है ना, जो इससे थोड़ा सा अलग है पर है वही। इसकी एक और परिभाषा यहाँ पर क्या दे सकते हैं, कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन स्वतः करने में असमर्थ होती है, ये है जड़त्व, है ना। जड़त्व की दो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो वो अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था को छोड़ेगी नहीं या परिवर्तन नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, आप कोई वस्तु पर कोई सामान आपके आसपास रखा हुआ है, उसको आपको लगाना है, हटाना है वहाँ से, तो बल लगाएंगे तभी वो हटेगा, अपने आप नहीं जाएगा। कोई वस्तु गति करते हुए आ रहा है तो जब तक उसको आप रोकेंगे नहीं या जब तक उस पर बल नहीं लगेगा तब तक वो रुकेगा नहीं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे कोई गेंद को हम मैदान में फेंक देते हैं, है ना, एक गेंद या एक बॉल लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, पर वो अपने आप विराम अवस्था में नहीं आ जाता है, ऐसा सोच रहे होंगे, उस पर बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पर ऐसा नहीं है, वो गति ही करते रहेगी यदि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, पर वो विराम अवस्था में आ जाता है वो गेंद। उसका कारण है कि उस पर बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? जो जमीन पर वो घूम रहा है, घूमते घूमते हुए जा रहा है, उस पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो उसकी गति का विरोध करता है और उसके कारण रोकता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन स्वतः करने में असमर्थ होती है, मतलब कोई वस्तु अपनी अवस्था का परिवर्तन स्वतः नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दो परिभाषा यहाँ पर हमने देखा। तो चूंकि वस्तु की गति अवस्था और विराम अवस्था के आधार पर जड़त्व को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो विराम का जड़त्व, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। इसके साथ साथ एक और भी ले सकते हैं, दिशा का जड़त्व भी ले सकते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले यहां पर विराम का जड़त्व, तो इसकी एक लाइन की परिभाषा हम देंगे। कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, या कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था का परिवर्तन स्वतः नहीं कर सकती है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं पहले, है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल यहां पर करेंगे, फिर हम देखेंगे यहां पर गति के जड़त्व। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है जो अपने आसपास होता है उस पर आधारित। 4-5 एग्जाम्पल यहां पर है। जैसे एक तो बंदूक की गोली और खिड़की के कांच वाला एग्जाम्पल है ना। ये जैसे खिड़की है, इसमें जब गोली, बंदूक की गोली पड़ती है तो इसमें छोटा सा छेद बन जाता है, ऐसे कांच चटकता या टूटता नहीं है, जबकि उस पर पत्थर से मारे तो पूरा कांच ही टूट जाता है। ठीक है, तो ये इसका कारण है कि जब बंदूक की गोली चलती है तो बंदूक की गोली का वेग अत्यधिक होता है, तो वो कांच के जिस भाग में संपर्क में आता है ना, गति के कारण, है ना, कांच के जिस भाग में वो संपर्क में आता है तो क्या होता है, मतलब जो कांच का भाग, मतलब इतने कांच का भाग है वो गोली के संपर्क में आता है तो गोली के साथ साथ चला जाता है जो शेष भाग
ये कांच का शेष भाग, ये भाग को छोड़कर वो विराम अवस्था में ही रहता है, विराम के जड़त्व के कारण। इस कारण से वो जैसा है वैसा ही रहता है, टूटता या चटकता नहीं है। जबकि पत्थर से मारेंगे तो पत्थर से मारने पर पत्थर का आकार बड़ा होता है, उसके साथ साथ उसमें वो कंपन उत्पन्न कर देता है, तो शेष भाग भी चटक जाता है। इसके साथ साथ और भी पेड़ से फल का टूटना या पेड़ से फल का गिरना, है ना। जैसे कोई मध्यम ऊंचाई का पेड़ है, उसमें फल लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, है ना। जैसे ये पेड़ है ऐसा, इसमें जैसे ये कोई फल लगा हुआ है, ये फल मान लो लगा हुआ है, इस टाइप का पेड़, ऐसा वाला पेड़, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसा वाला पेड़ है ना। पर हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए इस पेड़ को हिलाते हैं। तो पेड़ को हिलाने से क्या होता है, शुरू में सभी रेस्ट, पेड़ भी विराम अवस्था में है, फल भी विराम अवस्था में है, ठीक है। तो जब इस पेड़ को हम ऐसे हिलाते हैं तो इसकी जो शाखाएं हैं ये गति अवस्था में आ जाती हैं, है ना। जैसे हम इस शाखा की बात करें तो ये शाखाएं गति अवस्था में आ जाती हैं, पर ये फल है वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है या नहीं करना चाहता। तो ये इस डाली से टूटकर अलग हो जाती है और नीचे तरफ टप से टपक जाती है और गिर जाती है, ठीक है। ये भी एक उदाहरण है इसका, है ना। इसका जो जड़त्व का एक और परिभाषा मैं बताऊं, है ना। कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। तीन परिभाषा, दो परिभाषा मैंने लिखाया था, एक और परिभाषा यहां पर, किसी वस्तु के द्वारा अवस्था परिवर्तन का विरोध करना, है ना। कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करती है उसे हम जड़त्व कहते हैं। अवस्था परिवर्तन का विरोध, ये जो फल है वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहना चाहता है, उसका विरोध करता है। या जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाते हुए आ रहा है, थोड़ा स्पीड से आ रहा है, उसको आप बल लगाकर रोकना चाहोगे तो वो उसका विरोध करेगा और आपके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। तो ये है विरोध। तो इसकी परिभाषा ऐसा भी देते हैं, है ना। दो एग्जाम्पल हमने देख लिया, और भी एग्जाम्पल यहां पर है। कंबल में जब डस्ट बहुत आ जाता है तो उसको छड़ी से पीटते हैं, है ना। कंबल को छड़ी से पीटने पर उसके धूल के कण है वो अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि कंबल को जब पीटा जाता है, कहीं पर लटका के पीटे या कहीं पर रख के पीटे, तो कंबल के जिस भाग में छड़ी पड़ती है वहां पर कंबल है वो गति अवस्था में आ जाता है और उसमें चिपके हुए धूल है वो विराम के जड़त्व के कारण वहीं पर रुक जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कंबल से धूल है वो अलग हो जाता है या वो निकल जाता है वहां से, उससे झड़ जाता है ना। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल कि जैसे ये एक गिलास और इसके ऊपर एक ऐसे कार्डबोर्ड रख दें और इसके ऊपर रख दें एक कॉइन, है ना, एक सिक्का, ठीक है। ये कोई कागज है, थोड़ा आप एक कॉपी का पेज भी ले सकते हैं, है ना। ये गिलास, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करके देखना, यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। एक गिलास लिए, उसके ऊपर एक पेपर रख दिए, कॉपी का एक पेज रख देना और उसके ऊपर एक सिक्का रख दो। इधर से क्या करना, कागज को पकड़ना और ऐसे थोड़ा झटके से खींचना। तो झटके से जब खींचोगे तो केवल कागज ही खिंचाएगा, सिक्का जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। विराम के जड़त्व के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाएगा और वो गिलास के अंदर चला जाएगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बस वाला या मोटर कार वाला एग्जाम्पल है कि अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है ना। जैसे ये ऐसा, ये एक बस है सिंपल, इसमें बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। क्या होता है, जो बैठे रहते हैं वो तो खैर कंफर्टेबली बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, पर भीड़ का सीजन हो, है ना, कोई त्यौहार का सीजन हो, लोग इधर से उधर, उधर से इधर अपने घरों की ओर जा रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग
बैठने के लिए सीट नहीं मिलता तो खड़े खड़े यात्रा करने के लिए भी तैयार हो जाता है ना, हमको जाना ही ऐसा करके। तो उस केस में क्या होता है, कुछ लोग जैसे ये ऐसा खड़े खड़े यात्रा कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग आराम से बैठे हैं, कुछ लोग खड़े खड़े यात्रा कर रहे हैं। तो ये चढ़ गए हैं बस के ऊपर, बस के अंदर चढ़ गए हैं, ये ड्राइवर है, ड्राइवर जो चला रहा है इसको, है ना, ये अब सबको बताएगा तो नहीं कि मैं चलाने वाला हूँ ऐसा करके, वो अचानक चलाना प्रारंभ करता है ना, ये अचानक गति अवस्था में ले आता है। तो इसमें जो व्यक्ति है वो अपने विराम के कारण, है ना, बस जब चलना प्रारंभ करता है तो बस के नीचे का भाग, पहिया गति अवस्था में आएगा, पहिए के साथ साथ जो बस के थोड़े ऊपर के भाग, मतलब जो व्यक्ति हैं उनके ऊपरी भाग, मतलब शरीर का जो नीचे का भाग है ना, ये गति अवस्था में आ जाता है। जबकि ऊपर का भाग है वो विराम के जड़त्व के कारण थोड़ा सा रुक जाता है और ये पीछे हो जाता है। इसी कारण से जैसे बस इधर जा रही है या इधर ऐसे जाने वाली है, हमारा शरीर अचानक ऐसे हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। यदि हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो कभी कभी हम पीछे जो खड़े हैं या मान लो खाली जगह उस पर हम गिर भी सकते हैं या गिर भी जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा, तो ये सारा एग्जाम्पल किस पर आधारित था, विराम के जड़त्व पर। अब हम देखेंगे गति का जड़त्व क्या होता है और इनसे संबंधित उदाहरण। अब हम देखेंगे गति का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, कोई वस्तु यदि गतिशील है तो गति ही करते रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरी परिभाषा क्या देंगे, कोई वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन स्वतः करने में असमर्थ होती है। तीसरी परिभाषा क्या देंगे हम, कोई वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, है ना। एक तो एग्जाम्पल जैसे यहां पर जो लंबी कूद के खिलाड़ी होते हैं वो दूर से दौड़ कर आते हैं, है ना। ये तो आप सभी किए भी होंगे, कभी भाग लिए होंगे ये सब खेल कूद में। तो जो लंबी कूद का ये जैसे उसमें क्या होता है, एक ऐसा गड्ढा होता है जिसमें रेत वगैरह भरा होता है, तो किसी ये जैसे एक लाइन होता है, यहां से जंप करना रहता है। अब किसी को जैसे यहां पर खड़ा कर दें, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हो गया और इसको जंप करने बोले तो ये इतना जंप कर पाएगा, सिंपल सी बात है ना। लाइन के पास ही खड़ा कर दे और उसको जंप करने के बोले तो कुछ दूर कूदेगा वो, बहुत कम। अब इस व्यक्ति को बोलते हैं चल यहां से, तो यहां से ऐसे दौड़ते दौड़ते आएगा और ये ऐसे, है ना, ऐसे दौड़ते 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 आएगा और ये यहां से ऐसे छलांग लगाकर इतने दूर जा सकता है ना। सबके अपनी अपनी कैपेसिटी को उसके अनुसार, पर वो बहुत दूर कूद सकता है। तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। जब वस्तु दूर से आ रहा है, दौड़ते आ रहा है, तो उसका बॉडी है, उसका शरीर है, वो गति अवस्था में है, तो वो बहुत दूर तक गति के जड़त्व के कारण चला जाएगा या कूद जाएगा। और एग्जाम्पल यहां पर है जो सिक्का उछालना, है ना। ये जैसे ट्रेन है, उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना। ये ट्रेन चल रही है, इस पर बैठा व्यक्ति क्या करता है, एक सिक्का उछालता है ना। जैसे ट्रेन में बैठे हैं और ऐसे एक सिक्का उछालता है, पर वो सिक्का उसके हाथ में ही गिरता है। ऐसा होना चाहिए कि सिक्का को उछाला, ट्रेन तो आगे बढ़ गई, सिक्का को पीछे गिरना चाहिए या उसके हाथ में नहीं आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, उसके हाथ में ही आकर गिरेगा यदि वो ऊपर की ओर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर उछाला है ऐसे तो। ठीक है, इसका कारण है कि सिक्का को जब ऐसे वो फेंकता है तो वो ऐसे नहीं जाता, एक्चुअली वो ऐसे जाता है ना। वो ऊर्ध्वाधर दूरी तो तय करता है, पर साथ साथ क्षैतिज दूरी भी तय करता है, क्योंकि वो क्षैतिज जा रहा है, ट्रेन क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो ट्रेन के वेग के कारण वो क्षैतिज दिशा में भी गति करता है। तो ये ऐसे ना गिर कर ये यहाँ पर ऐसे गिरेगा, जब तक ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर आ चुका होता है तो उसके हाथ में ही आता है। तो ये गति के जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। और उदाहरण क्या ले सकते हैं कि जैसे जो बस में चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस वाला एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था, पर वो विराम के जड़त्व में था। यहां पर जो बस वाला एग्जाम्पल हम लेंगे, है ना, ये
है ना। ये बस वाला एग्जाम्पल, कुछ लोग खड़े खड़े जा रहे हैं, वही वाला एग्जाम्पल लेंगे। ये खड़े खड़े यात्रा कर रहे हैं, ये ड्राइवर है, खड़े खड़े, ये इनको सीट नहीं मिली है तो ऊपर पकड़ के ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे चलाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो जब बस चल रही है तो बस गति अवस्था में है, उसके साथ साथ उसके अंदर जितने लोग हैं, चाहे वो बैठे हों, खड़े हों, वो भी क्या है, गति अवस्था में है। पर जब ये अचानक ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने से बस विराम अवस्था में आ जाता है, जिसके साथ साथ जो व्यक्ति है उनका बॉडी का जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला भाग, वो भी विराम अवस्था में आ जाता है, क्योंकि वो बस के संपर्क में होता है। ऊपरी भाग है वो गति अवस्था में बना रहता है, इस कारण से आगे की ओर झुक जाता है। जैसे ऐसे जा रहा है तो ऐसे झुक जाएगा या उस प्रकार झुक जाता है। ये सिंपल आप लोग अनुभव किए होंगे। सिंपल आप मोटरसाइकिल चलाते हुए भी जा रहे हैं, है ना, मोटरसाइकिल चलाते हुए थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं, अचानक आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होता है, आपका शरीर आगे की ओर झुक जाता है। उस समय क्या होता है, आपका शरीर भी गति अवस्था में रहता है, पर आप जब ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुकती है, बाइक रुकती है, बाइक के साथ साथ आपका शरीर का नीचे वाला भाग जो उसके संपर्क में वो भी रुक जाता है, पर गति के जड़त्व के कारण आपके शरीर का ऊपरी भाग है वो कुछ देर तक गति करता हुआ रहता है। ऐसे ही घोड़े में कोई व्यक्ति जा रहा है, घोड़ा अचानक रुक जाए तो घोड़ा में बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, ऐसा भी एग्जाम्पल है ना। जब बहुत जोर से एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, गति के कारण वस्तुएं हैं वो दूर दूर फेंका जाती हैं, ऐसा भी है ना। एक और एग्जाम्पल है कि जैसे चलती हुई ट्रेन से, है ना, जो सिंपल चलती हुई ट्रेन से कूदते हैं, ये एग्जाम्पल जरा नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चलती हुई ट्रेन से कौन कूदेगा, है ना, मानना थोड़ी ना। तो चलती, मान लो ट्रेन सिंपल कम स्पीड से चल रही है और हमको उतरना है तो हम उतर कर रुक जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा में थोड़ी देर और चलना पड़ता है, कुछ कदम चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर है वो ट्रेन के साथ साथ गति अवस्था में था। तो हम अपनी गति अवस्था को बनाए रखने के लिए या गति के जड़त्व को बरकरार रखने के लिए हमको कुछ देर ट्रेन के दिशा में कुछ कदम चलना पड़ता है, तब हम सुरक्षित उतर पाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल गति के जड़त्व संबंधित। और यहाँ पर एक जड़त्व होता है दिशा का जड़त्व, है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। ये है ना, कोई वस्तु की दिशा में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। सिंपल सी बात, हम साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, दिशा बदलना है, साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, दिशा बदलना है तो हमको मोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो बल तो लगाना पड़ेगा ना, बल बाह्य बल लगाएंगे तभी होगा। या ऐसे कार चलाते हुए जा रहे हैं तो ऐसे घुमाएंगे तब वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा। तो ये क्या है, दिशा का जड़त्व है। तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो टॉपिक आज हमने कवर किया, बल, गति अवस्था, विराम अवस्था, उसके साथ साथ जड़त्व की 2-3 परिभाषाएं हमने देखी, आप उसको अच्छे से याद कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।